डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 11 शुरू होता है। डॉक्टर मैनहट्टन कहते हैं, मैं गलत था, सभी चीजों का अंत होता है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, ना ही उम्मीद और ना ही मैं। अगस्त 1959 में जॉन ऑस्टरमैन जेनी स्लेटर से मिलते हैं। जॉन ऑस्टरमैन जेनी की वॉच टेस्ट चैम्बर में भूल जाते हैं और टेस्ट चैम्बर का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जेनी बाहर से जॉन को देख रही होती है। इस एक्सीडेंट से 1 महीने पहले जॉन ऑस्टरमैन जेनी की मदर और उसके फ्रेंड से मिलने पहुंचता है। बाद में जेनी और जॉन साथ में एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचते हैं, जहां पर ये दोनों साथ में एक फोटो भी खिंचाते हैं, जहां पर जेनी की वॉच जमीन पर गिर जाती है। जॉन उस वॉच को जमीन से उठाता, उससे पहले वो वॉच एक मोटे आदमी के पैरों के नीचे आ जाती है। जॉन जेनी को बताता है कि वो उसकी वॉच को ठीक कर देगा। 1945 में पहला एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुआ था। जॉन के फादर जॉन को एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि जॉन के फादर को लगता है कि अब वॉच मेकिंग का काम ओवररेटेड हो चुका है। अगस्त 1959 में लाइट जॉन ऑस्टरमैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और अब प्रेजेंट में सुपरमैन डॉक्टर मैनहट्टन के सामने आ चुका है। डॉक्टर मैनहट्टन कहते हैं, 11 मिनट 50 सेकंड में इन सभी चीजों का अंत होगा। मैंने सुपरमैन के नेचर को जानने के लिए पास्ट में काफी सारे बदलाव कर दिए थे और अब ये दुनिया मेरे अगेंस्ट आ चुकी है। जैसे शरीर में एंटीबॉडीज किसी वायरस के खिलाफ आ जाती हैं। यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से कहता है, हेलो सुपरमैन। सुपरमैन उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन उससे कहता है, मैं वो हूँ जिसे तुम डिस्ट्रॉय करने वाले हो, या फिर मैं वो हूँ जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। सुपरमैन यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन से कुछ और बात कर पाता। इससे पहले रशियन जस्टिस लीग सुपरमैन को लेने के लिए आ जाती है, क्योंकि रशिया को लगता है जो मॉस्को में कांड हुआ था वो सुपरमैन ने फायरस्टॉर्म के साथ मिलकर किया था। ब्लैक एडम भी यहाँ पर पहुँच जाता है। ब्लैक एडम रशियन जस्टिस लीग से कहता है, सुपरमैन को उसके कामों का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये काम सिर्फ खानदान में ही होगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग गवर्नमेंट के लिए काम ना करके मेरे अंडर आ जाओ, मैं और मेरे नेशन को ज्वाइन करो। जिस पर रशियन जस्टिस लीग का पोजर भड़कते हुए ब्लैक एडम से कहता है, मैं अपने रशिया होमलैंड को बिट्रे नहीं करूंगा। जिसके बाद रशियन जस्टिस लीग और ब्लैक एडम के बीच फाइट शुरू होने लगती है और बीच में सुपरमैन उन दोनों को अकेला ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरमैन दोनों टीम्स के बीच फंसकर बुरी तरह से पिटने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम रोसैक को देखते हैं, जो गौथम शहर की गलियों में भिखारियों की तरह पड़ा होता है, क्योंकि ओज़मेंडियस ने उसे बताया था कि वो जिस ओरिजिनल रोसैक का मास्क पहनता था वो एक बहुत बड़ा मर्डरर था। उसके फादर रोसैक केस पर काम कर रहे थे। वो इतने ज्यादा केस में घुसे हुए थे कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। रेजी के फादर का रोसैक के केस पर काम करते करते मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था, जिसकी वजह से रेजी की फैमिली में दूरियां बढ़ गई थी। वैसे रेजी की पेरेंट्स की डेथ होने के वजह से वो पहले ही बहुत बड़े सदमे में था, लेकिन ओज़मेंडियस के ये सच बताने के बाद रेजी का और भी ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। और तो और वो ओज़मेंडियस की झूठी चाल में भी फंस गया था। उसे लगता था कि ओज़मेंडियस को कैंसर है और वो उसके साथ मिलकर दुनिया को बचा लेगा। रेजी उस बंदे के साथ ही काम करने में लगा हुआ था जो कि उसके पेरेंट्स और 3 मिलियन लोगों की डेथ का कारण है। इसीलिए रेजी का बहुत बड़ा मेंटल ब्रेकडाउन हो रखा है। लेकिन अल्फ्रेड रेजी लॉन्ग को ढूंढकर रिक्रूट करने की कोशिश करता है। अल्फ्रेड उसे बताता है कि वो हमेशा से सही था, हमने उस पर ध्यान न देकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन रेजी अल्फ्रेड से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, अब इस दुनिया का कुछ भी नहीं हो सकता, अब देर बहुत हो चुकी है। अल्फ्रेड उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो, पर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ओज़मेंडियस को ढूंढने के लिए। जिसके बाद अल्फ्रेड उसे रोसैक का मास्क दिखाते हुए कहता है, देखो मुझे इस मास्क में होप दिखाई दे रही है, तुम्हें क्या दिख रहा है रेजी? जिस पर रेजी अल्फ्रेड से कहता है, मुझे कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा, ना ही कोई होप, ये दुनिया खत्म हो जाएगी जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। वॉशिंगटन डीसी में रशियन जस्टिस लीग और ब्लैक एडम के मेटा ह्यूमंस के बीच
घमासान फाइट चल रही होती है जिसमें कोई भी हल नहीं दिख रहा। वहीं रोसैक अल्फ्रेड से कहता है कि मेरे फादर हमेशा से कहते थे कि हर किसी के अंदर हमें अच्छाइयों को ढूंढना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो सिर्फ चाहते हैं कि हर कोई उनके साथ सफर करे और ऐसे लोगों की ही जीत भी होती है। और इस दुनिया में हेट और गुस्सा बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। अब इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी ओर सुपरमैन दोनों टीम्स को अकेला ही रोकने की कोशिश कर रहा था। रेजी अल्फ्रेड से बात कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर बैटमैन पहुँच जाता है। बैटमैन रेजी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे वार्न करने की कोशिश की थी पर मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। जिस पर रेजी बैटमैन से कहता है अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये दुनिया खत्म होकर ही रहेगी। डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन को फाइट करते हुए देख रहा होता है, तभी एक कार छोटे बच्चे के ऊपर आके गिरने लगती है, लेकिन सुपरमैन उन दोनों छोटे बच्चों को बचा लेता है। यहाँ सुपरमैन डॉक्टर मैनहट्टन से कहता है तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, यहाँ आकर मेरी मदद करो, कम से कम यहाँ के आम लोगों को तो बचा ही लो। जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैंने सभी कुछ पहले से ही देख लिया है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर सुपरमैन की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वो निराश होते हुए कहता है कि ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता। जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से कहते हैं कि 4 मिनट से कम समय में इस सब का अंत हो जाएगा। मुझे आज भी याद है मिलियंस ऑफ पीपल्स मारे गए थे दुनिया में शांति कायम करने के लिए। मैंने जब रोसैक को मारा था तब मैं उस बड़े से झूठ का हिस्सा बन गया था। बैटमैन रोसैक से कहता है कि मैं जानता हूँ डॉक्टर मैनहट्टन कौन है और मैं रोसैक को भी जानता हूँ कि वो कौन था। मैंने रोसैक की पूरी जर्नल पढ़ी है, ऑज़मेंडिस ने क्या किया था मैं ये भी जानता हूँ। जिस पर रेजी कहता है कि रोसैक ने मेरे फादर की जिंदगी खराब कर दी और मैं अब कुछ भी नहीं करना चाहता। इस रोसैक मास्क में मुझे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। जिस पर बैटमैन रेजी से कहता है कि तुम्हें इस मास्क में मॉन्स्टर दिखाई देते हैं पर तुम इसे बदल सकते हो, शायद तुम इस मास्क से लोगों को कुछ और भी दिखा सकते हो, लोगों की लाइफ बदल सकते हो। जिसके बाद होता ये है, रेजी थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने टीचर बैरन लुइस और अपने फादर की बातें याद करता है। उसके फादर ने कहा था कि हमें लोगों में अच्छाइयों को ढूंढना चाहिए। उसके टीचर बैरन लुइस ने रेजी से ये कहा था वही देखो जो तुम देखना चाहते हो। जिसके बाद होता यह है, रेजी रोसैक के मास्क को पहन लेता है और बैटमैन की हेल्प करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाता है। सुपरमैन डॉक्टर मैनहट्टन से कहता है यहाँ खड़े होकर तुम ये सब कैसे देख सकते हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं। जिसके जवाब में डॉक्टर मैनहट्टन कहता है कि मेरी दुनिया के पास एक चांस था शांति से रहने का, पर जैसे ही मैं उस दुनिया को छोड़कर आया वहाँ पर वॉर शुरू हो गया। मेरी दुनिया अभी भी जल रही है और अब इस दुनिया में 12 सेकंड बाद मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा सिर्फ डार्कनेस के अलावा। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर दी सुपरमैन। तुम अपने कितने सारे दोस्तों को भूल गए, अपने करीबियों को भूल गए। मैं अगर तुम्हें सही सही बताऊं तो तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ भी मेरे वजह से हुई थी। मैंने अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। क्या अब भी तुम मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और क्या मैं अपने पापों के लिए खुद को डिफेंड करूं? सुपरमैन डॉक्टर मैनहट्टन की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सुपरमैन डॉक्टर मैनहट्टन को एक खतरनाक पंच मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। यहाँ सुपरमैन को गुस्से में देखकर डॉक्टर मैनहट्टन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन होता यह है, सुपरमैन पीछे से अटैक कर रहे पोजर से डॉक्टर मैनहट्टन को बचा लेता है। सुपरमैन का पंच सीधा पोजर को लगता है। जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन से कहते हैं कि तुम मुझे बचा क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। जिस पर सुपरमैन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, पर तुम्हारी बातें सुनकर मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें सिर्फ एक चॉइस लेनी है। तुम बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा या तुम मुझे, क्योंकि तुम्हें इसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे पास एक तीसरी चॉइस भी है। सुपरमैन यहाँ पर गिर रही डॉक्टर मैनहट्टन की पुरानी फोटो को देखते हुए कहता है कि वो कौन थी। तुमने ये फोटोज हर जगह पर छोड़े हैं जहाँ पर तुम कोई भी कदम उठाते हो। मुझे लगता है वो तुम्हारे लाइफ में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जिस पर डॉक्टर मैनहट्टन कहता है कि उसका नाम जेनी था।
ये सुनकर सुपरमैन होपफुली कहता है, मुझे लगता है तुम जिस डार्कनेस को देख रहे हो शायद तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। मे बी इट टेक्स एवरीथिंग यू हैव टू सेव योर वर्ल्ड। शायद तुम्हें ही ये चॉइस लेनी पड़ सकती है। जिसके बाद होता यह है, डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन की होप देखने के बाद वो सुपरमैन से कहता है, हाँ मैं सब समझ चुका हूँ, सब कुछ खत्म होता है, एवरीथिंग एंड्स। जिसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन अपने हाथों को ऊपर करते हैं और पूरा यूनिवर्स और मल्टीवर्स अंत के करीब आ जाता है। जिसके बाद चारों तरफ हमें सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस दिखाई देती है, डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं। और यहीं पर डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 11 एंड हो जाता है। क्या डॉक्टर मैनहट्टन ने इस पूरी दुनिया, यूनिवर्स और मल्टीवर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? ये सभी चीजें जानने के लिए आपको इसका पार्ट 12 देखना पड़ेगा। खैर हम मिलते हैं डूम्सडे क्लॉक कॉमिक के पार्ट 12 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।